बच्चों, आज हम अमेरिका में संघ व्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे। तो अमेरिका के बारे में लॉर्ड ब्राइस जो कहते हैं, एक बार उसको सुन लिया जाए। अमेरिका के सभी लोग इस बात पर एकमत हैं कि उनके देश में शासन का केवल संघीय रूप ही संभव है। सब यही समझते हैं कि इतने विशाल भू क्षेत्र के लिए केंद्रीय व्यवस्था यदि असंभव नहीं तो अव्यावहारिक अवश्य होगी। यानी अगर हम देखें कि अमेरिका में जो संघ व्यवस्था पाई जाती है, वो अमेरिकी संघ में जो राज्य हैं वो 50 कंटेन हैं, आपको पता है। अमेरिका की संघीय व्यवस्था विश्व विख्यात है। जिस प्रकार से इंग्लैंड में संसदात्मक शासन का जनक माना जाता है, उसी प्रकार अमेरिका को भी संघात्मक प्रणाली का जनक माना जाता है। 1787 में 13 राज्यों के मेल से संयुक्त राज्य अमेरिका का स्थापित हुआ था और आज इसमें लगभग 50 राज्य हैं। संघात्मक सरकार उसे कहा जाता है जहां संविधान के द्वारा शक्तियां केंद्र और राज्यों में बटी हुई होती हैं। संविधान देश का सर्वोच्च कानून होता है जो केंद्र और राज्यों में संवैधानिक झगड़ों का निर्णय करता है। संघात्मक शासन प्रणाली में दो प्रकार के शासन होते हैं, एक तो केंद्र में और दूसरा राज्यों में। इन दोनों शासनों का कार्य क्षेत्र, अधिकार क्षेत्र स्पष्ट रूप से सीमांकित कर दिया जाता है। तो अगर केसीवीर की माने तो वो कहते हैं कि संघ शासन का अर्थ एक ऐसी पद्धति से है जिसके द्वारा सामान्य और प्रादेशिक शासनों में सामंजस्य होते हुए भी वे अपने अपने क्षेत्र में स्वतंत्र हैं। अब हम यहाँ पे ये इस बात पर आते हैं कि अमेरिका में संघवाद क्यों, यानी मुख्य कारण क्या हैं अमेरिका में संघवाद को अपनाए जाने की। सबसे पहली बात जो है वो है संघ व्यवस्था के नागरिकों को प्रशिक्षण की व्यवस्था। संविधान के जनक इस तथ्य से परिचित थे कि संघात्मक व्यवस्था में स्थानीय स्वायत्त शासन और नागरिक प्रशिक्षण के लाभ प्राप्त होते हैं, इसलिए उन्होंने अमेरिका में संघ व्यवस्था को रखा। नंबर 2 जो है इसके अंदर वो है संघ के अतिरिक्त अन्य कोई विकल्प भी नहीं था। अमेरिका जब संविधान बनाया गया उस समय इसके अलावा और कोई विकल्प उनके सामने उपलब्ध नहीं था, इसलिए भी संविधान निर्माताओं ने अमेरिका में संघात्मक शासन की स्थापना की। फिर आते हैं हम, अमेरिकी जनता एकात्मक शासन को परतंत्र समझती थी। मतलब अमेरिका के जो लोग हैं वो शक्ति के केंद्रीकरण के विरुद्ध थे और हमेशा केंद्रीकरण की सदा शंका की दृष्टि से देखते थे। उनके प्रतीक एकतंत्री शासन को परतंत्रता ही वो मानते थे, शक्ति के विकेंद्रीकरण के पक्ष में थे, इसलिए भी अमेरिका में संघ व्यवस्था को अपनाया गया। फिर विशाल क्षेत्र वाले देश के लिए संघ अपरिहार्य है। जो अमेरिका के क्षेत्रफल की विशालता के कारण ही संघीय व्यवस्था का अपनाया जाना आवश्यक माना गया, क्योंकि अमेरिका में प्राचीन काल से अमेरिका के सभी लोग इस बात के लिए एकमत थे कि देश में शासन केवल संघीय ही होना चाहिए, इसलिए अमेरिका में संघात्मक व्यवस्था को अपनाया गया। फिर है नेक्स्ट नंबर 5 की सामयिक परिस्थितियां और राज्य में स्वायत्तता की भावना। वर्तमान संविधान के निर्माण से पूर्व अनेक उपनिवेश अलग अलग राज्यों के रूप में विद्यमान थे। अलग अलग रहने के कारण उनमें अपने पृथक अस्तित्व के प्रति मोह होना स्वाभाविक था, पर इसके साथ ही साथ तत्कालिक परिस्थितियां जिसमें सभी को बाह्य दबाव का मुकाबला करना था, उन्हें इस बात के लिए बाध्य कर रही थी कि वे एक हों। राज्यों में पृथक अस्तित्व की मान्यता तथा सबकी एकता, दोनों बातें संघीय व्यवस्था में ही पूरी हो सकती थी। तो इस प्रकार से अगर हम देखें तो अमेरिका में संघ व्यवस्था को अपनाया गया। तो अमेरिकी जो संघ व्यवस्था है उसके अगर हम लक्षणों पर आते हैं तो सबसे पहली बात अमेरिकी संघ व्यवस्था के जो लक्षण है वो है संविधान की सर्वोच्चता। अमेरिका का संविधान लिखित है तथा देश का सर्वोच्च कानून है। संविधान की सर्वोच्चता का उल्लेख अनुच्छेद 6 में किया गया है और स्पष्ट कहा गया है कि जो भी कानून संविधान के विरुद्ध हों उन्हें लागू नहीं कर सकते हैं या वो लागू नहीं हो सकेंगे। फिर नंबर 2 है स्वतंत्र और सशक्त न्यायपालिका। शक्ति विभाजन की रक्षा के लिए, इस बात की रक्षा के लिए कि केंद्र का शासन राज्य के अधिकारों का अतिक्रमण न कर ले, अमेरिका में सशक्त और निष्पक्ष सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था की गई। संवैधानिक विषयों पर सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय अंतिम और मान्य होगा। इस प्रकार से देखा जाए तो संघात्मक व्यवस्था में न्यायालय को सशक्त बनाने की कोशिश की गई है।
दोहरी नागरिकता। अमेरिका में दोहरी नागरिकता पाई जाती है। प्रत्येक व्यक्ति संयुक्त राज्य अमेरिका का भी निवासी है और अपने राज्य का भी निवासी है। यानी व्यक्ति दो प्रकार की नागरिकताओं को ग्रहण करता है, एक तो अमेरिका की नागरिकता और दूसरी वो जिस राज्य का निवासी है, अगर वो न्यूयॉर्क का है तो वो न्यूयॉर्क का नागरिक भी होगा। फिर नंबर 4 है राज्यों के अपने संविधान। अमेरिका में संघीय संविधान में राज्यों के संविधान शामिल नहीं हैं। संघीय संविधान में केवल इतना ही कहा गया है कि जो शक्तियां संघ को नहीं दी गई हैं या राज्यों के लिए निषिद्ध नहीं की गई हैं वे राज्यों के लिए सुरक्षित हैं। राज्यों की इन सीमाओं में रहते ही अपना अपना अलग अलग संविधान बनाने की आज्ञा दी गई है। फिर है सीनेट में राज्यों का समान प्रतिनिधित्व। सीनेट अमेरिका का उच्च सदन है। उसमें प्रत्येक छोटे और बड़े राज्यों को समान प्रतिनिधित्व दिया गया है। प्रत्येक राज्य को इसमें 2 प्रतिनिधि भेजने का अधिकार दिया गया है। द्वैध शासन। अमेरिका में द्वैध शासन है। देश में 2 प्रकार के शासन हैं, एक केंद्रीय, दूसरा राज्यों का शासन। केंद्रीय शासन के अतिरिक्त अमेरिका में 50 राज्यों के अलग अलग संविधान और शासन हैं। केंद्रीय शासन की भांति राज्यों का प्रतिनिधित्व कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका में है। संविधान संशोधन में राज्यों की भूमिका। अमेरिका में संविधान संशोधन में राज्यों का महत्वपूर्ण हाथ है। संविधान के लिए या तो 3/4 राज्यों की सहमति आवश्यक है या कांग्रेस के दोनों सदनों के सदस्यों का लगभग 3/4 बहुमत हो। तो कांग्रेस में सीनेट में राज्यों का ही प्रतिनिधित्व करती है। अतः जब तक 3/4 राज्य न चाहें संविधान में कोई संशोधन नहीं हो सकता। शक्तियों का वितरण। अमेरिका में संघ और राज्यों के सरकारों को संविधान द्वारा पूर्ण मान्यता प्राप्त है और उसके अनुसार अपने अलग अलग इकाइयों के रूप में उन्हें माना जाता है। संविधान में 2 प्रकार की सरकारों के बीच शासन की शक्तियों का वितरण किया गया है और शक्तियों के वितरण में अमेरिका में उस संविधान को काम में लाया गया जिसे हम उस सिद्धांत को काम में लिया गया जिसे हम क्या कहते हैं, गणना और अवशेष का सिद्धांत। शक्तियों के वितरण के बारे में संविधान में कहा गया है कि वे सब शक्तियां जो संविधान द्वारा संघ को प्रदान की गई हैं तथा जो उनके द्वारा राज्यों के लिए निषिद्ध की गई हैं क्रमशः राज्यों के लिए ही सुरक्षित हैं। संघ सरकार की शक्तियों को गिना दिया गया है और अवशिष्ट शक्तियां राज्यों की सरकारों को प्राप्त हैं। अतः यह कहा जा सकता है कि संघ सरकार की शक्तियां प्रदत्त हैं, डेलीगेटेड हैं और राज्यों और जनता की शक्तियां मौलिक हैं। संघ सरकार की शक्तियों में अगर हम आते हैं तो राष्ट्रीय महत्व के जितने भी विषय हैं वो सब संघ सरकार के पास होंगे, जैसे कर हैं, करों की वसूली है, राष्ट्रीय सुरक्षा है, विदेशों के साथ संबंध है, राज्यों में परस्पर उद्योग व्यवसाय का संचालन है, मुद्रा निर्माण है आदि विषय संघ के पास रखे गए हैं। और संघ सरकार की निश्चित शक्तियों में अगर हम आते हैं तो संविधान द्वारा कुछ शक्तियां संघीय सरकार के लिए विशेष रूप से निश्चित कर दी गई हैं, जिसमें लोगों में बंदी प्रत्यक्षीकरण के अधिकार पर रोक नहीं लगा सकती है, सम्मान सूचक उपाधियों का वितरण नहीं कर सकती, भाषण की स्वतंत्रता पर आघात नहीं कर सकती। ये अधिकार जनता को स्वतः ही निहित माने जाते हैं। अब राज्यों के लिए जो निषिद्ध शक्तियां हैं उनमें कुछ शक्तियां राज्यों को सरकारों के लिए निषिद्ध कर दी गई हैं। उदाहरण के लिए राज्यों को ये अधिकार नहीं है कि वे विदेशों के साथ संधि या समझौते कर सके, शांति के समय वे सेना या युद्धपोत नहीं रख सकते, राज्य कांग्रेस की सहमति के बिना अंतर्राज्यीय व्यापार, आयात और निर्यात शुल्क भी नहीं लगा सकते और न इसके संबंध में आपस में कोई समझौता ही कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त राज्य की सरकारें दास प्रथा नहीं रख सकती और न ही बंदी प्रत्यक्षीकरण, धर्म, विचार, अभिव्यक्ति, प्रेस संबंधी नागरिक अधिकारों का हनन भी नहीं कर सकती हैं। अमेरिका में संघ और राज्यों की स्थिति। राज्यों की मुख्य शक्तियाँ जो हैं राज्य के अंदर व्यापार नियमन, पुलिस, शिक्षा, दीवानी, फौजदारी कानून, स्थानीय स्वशासन, राजमार्ग, यातायात आदि। इस समय अमेरिका में 50 राज्य हैं। वे अपने अपने क्षेत्र में वैधानिक दृष्टि से प्रभुसत्ता संपन्न हैं। तो एक तरीके से हम देखा जाए तो वहाँ पर संघीय व्यवस्था के लिए बता दिया गया है कि उन्हें किन विषयों पे कानून बनाने हैं, किन पे उनको निषिद्ध किया गया है। इसी प्रकार राज्यों के लिए भी निर्धारित कर दिया गया है और कुछ विषयों को राज्यों के लिए निषिद्ध भी किया गया है। फिर हम आते हैं इसके केंद्रीकरण की वृद्धि कि अमेरिका में जो संघ व्यवस्था है वो केंद्रीकरण की तरफ क्यों बढ़ रही है।
तो अगर हम देखें तो उसमें जो सबसे पहली बात है सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन। जब संविधान बना था उस समय में अमेरिका एक ग्रामीण समाज था। लोग छोटे छोटे गांवों में एक दूसरे से पृथक बहुत दूरी पर रहते थे। उनकी आवश्यकताएं भी सीमित थी जो राज्य सरकारों द्वारा पूरी हो जाती थी। परंतु बाद में औद्योगिकरण प्रारंभ हुआ, व्यापार, यातायात, संचार के साधनों में वृद्धि हुई, जिससे औद्योगिकरण के बीच में कुछ समस्याएं उत्पन्न हुई। तो राज्यों की सरकारें उसको सामना करने में नितांत असमर्थ थी। तो राष्ट्रीय सरकार ने राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को ठीक तरह से संभालते हुए व्यक्ति को आर्थिक संकट से बचाने की जिम्मेदारी संभाल ली, जिससे राष्ट्रीय सरकार पर अधिक कार्य करने लगी। फिर हम आते हैं नंबर 2, निहित शक्तियों के सिद्धांत के कारण। अमेरिका का संविधान अत्यंत संक्षिप्त है, उसमें विस्तार से बातें नहीं बताई गई हैं। तो 1790 में हैमिल्टन ने यह सुझाव दिया कि एक बैंक स्थापित किया जाए, और इस बात का विरोध जेफरसन और उनके अनुयायियों ने किया। उन्होंने कहा, कांग्रेस को संविधान द्वारा इस प्रकार की शक्तियां दी गई हैं। हैमिल्टन और उनके समर्थकों ने कहा कि यह ठीक है कि इस प्रकार की कोई भी शक्ति स्पष्ट रूप से कांग्रेस को नहीं दी गई है, परंतु ऐसा करने की शक्ति उन शक्तियों में ही छुपी हुई है। तब ये बात निकली कि निहित शक्तियों का सिद्धांत। उन्होंने कहा कि संविधान में कांग्रेस को राष्ट्रीय वित्त और मुद्रा और नोट पर नियंत्रण दिया है, और यह कहा गया है कि संविधान द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका की सरकार को ही दी हुई सब शक्तियों को क्रियान्वित करने के लिए कांग्रेस के दोनों सदनों को कानून बनाने का अधिकार है। कुछ समय के पश्चात ही निहित शक्तियों के सिद्धांत को सर्वोच्च न्यायालय ने चुनौती दी गई। जो मुख्य न्यायाधिपति थे मार्शल, उन्होंने इन शक्तियों के सिद्धांत को मान्यता दे दी। तीसरा है गृह युद्ध। अमेरिका में उत्तरी और दक्षिणी राज्यों में 1861 से 65 तक हर्बिशियों की मुक्ति के प्रश्न पर एक गृह युद्ध मतलब सिविल वार हुआ। इसमें केंद्र सरकार की शक्तियों की वृद्धियां हो गई। न्यायिक निर्णय में केंद्रवाद के विकास में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों को बहुत योग दिया। न्यायालय द्वारा संविधान के विभिन्न उपबंधों की व्यवस्थाएं की गई और संघीय सरकार की शक्तियां उन्होंने बढ़ा दी। अगर हम देखें तो न्यायिक पुनरावलोकन का जो अधिकार है उसने भी कुछ हद तक इसमें अपना योगदान दिया है और अमेरिका में केंद्रीय सरकार की शक्तियां बढ़ाने का काम किया है। फिर है राज्यों को अनुदान। अमेरिका में राष्ट्रीय सरकार राज्यों को सामाजिक कल्याण के अनेक कार्यों के लिए आर्थिक सहायता देती है। राष्ट्रीय सरकार राज्यों को यह सहायता कुछ शर्तों के साथ देती है। सबसे बड़ी शर्त तो यही है कि सहायता जिस उद्देश्य से दी जाए उसी पर खर्च हो। सहायता के बदले में राज्य सरकारें यह शर्त स्वीकार करती हैं कि राष्ट्रीय सरकार की विकास योजनाओं और नीतियों की स्वीकृति देने का अधिकार होगा। ऐसा भी देखा गया है कि उनके प्रदेश में विकास की दृष्टि से राज्य सरकार केंद्र सरकार को अपनी शक्तियां आर्थिक कारणों से स्वयं में भी सौंप देती है। उदाहरण के रूप में अगर हम देखें तो सड़क निर्माण का कार्य राज्य का है, परंतु केंद्र सरकार ने सारे अमेरिका में सड़कों का जाल बिछाया चाहा तो भी राज्य ने मना नहीं किया। इस प्रकार से भी केंद्र की शक्तियां बढ़ गई। अंतर्राष्ट्रीय स्थिति के कारण भी अमेरिका में शक्तियों का केंद्रीकरण हुआ है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिका का उदय विश्व शक्ति के रूप में हुआ। साम्यवादी व्यवस्था, पूर्व सोवियत संघ, चीन और उसके प्रतिद्वंदी रहे, अणु शक्ति का अन्वेषण। अब अमेरिका बाह्य आक्रमण की संभावना से भी अछूता नहीं था, तो ऐसे में केंद्र की शक्तियां बढ़ा दी गई। लियोनार्ड तो अपने शब्दों में कहते हैं, रूसी भालू ही स्पष्ट रूप से वह राक्षस था जिसने केंद्रीकरण को और अमेरिका को ढकेल दिया। फिर हम आते हैं वैज्ञानिक खोजें। तो अमेरिका और रूस दोनों ही समुद्र तल और वायुमंडल में खोजे में एक दूसरे पे होड़ लगी हुई थी। तो ऐसे में राष्ट्रीय सरकार अपने देश की मान और प्रतिष्ठा के लिए विश्व भर में बढ़ाने के लिए करोड़ों डॉलर खर्च कर रही थी। यह कार्य राज्य सरकारें नहीं कर सकती थी। इससे भी केंद्र सरकार की शक्तियों में वृद्धि हुई। संवैधानिक संशोधन समय समय पर अमेरिकी संविधान में जो संशोधन होते गए, उनके कारण भी केंद्र सरकार की शक्तियों में वृद्धि हुई।
16वां संशोधन जो हुआ वो केंद्र सरकार को आय और कर लगाने की शक्ति प्रदान करता है और मताधिकार का अधिकार देता है, तो संघ की शक्तियाँ और अधिक बढ़ गई। केंद्र के प्रति जनता का सम्मान। जनता के हृदय में राष्ट्रीय सरकार के प्रति अधिक सम्मान की भावना। 1930 में केंद्रीय राष्ट्रीय संकट के समय राज्यों की आवश्यकताओं की पूरी नहीं कर सके, तो रूजवेल्ट सरकार ने देश की आर्थिक संकट से निकालकर पुनर्निर्माण के मार्ग पर आरूढ़ किया। ऐसे में जनता केंद्र की तरफ ज़्यादा झुक गई। इस प्रकार से अगर अमेरिकी शासन व्यवस्था को देखा जाए तो अब वहाँ पर संघात्मक व्यवस्था की बजाय सहकारी संघ व्यवस्था, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म हमें देखने को मिलता है। और यही जो संघ सरकार है वो अब राष्ट्रीय सरकार बन गई है। अमेरिकी संघ में शक्ति संतुलन केंद्र की तरफ झुक गया है। तो इस प्रकार से हम देखें तो अमेरिका के संविधान की जो संघ व्यवस्था है वो संघ व्यवस्था में अमेरिका अब एकीकरण यानी जिसे हम केंद्रीकरण की तरफ आगे बढ़ रहा है। धन्यवाद।